जो महाराष्ट्र की सियासत में सक्रिय भूमिका लगातार निभाता रहा है, शिवसेना एक तरह से उसकी जननी रही है और उसके बाद अब राज ठाकरे एमएनएस के अध्यक्ष हैं। लेकिन ठाकरे परिवार एक धर्रे पर चला करता था। ठाकरे परिवार का मानना था कि सक्रिय राजनीति में रहे जरूर, लेकिन सरकार में न रहे। लेकिन जैसे ही राज ठाकरे ने यह संकेत दिए कि अगर मौका मिला तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं, ठीक वैसे ही शिवसेना ने भी आगे बढ़कर कहा कि अगर मौका मिला तो उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। जाहिर सी बात है, अगर ठाकरे परिवार की राजनीति को देखें तो एक बहुत बड़ा बदलाव है, एक नया आयाम है। आइए एक छोटी सी इस पर रिपोर्ट दिखाते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ है ठाकरे परिवार में कि अचानक चीजें बदल रही हैं। क्या ये नया जनरेशन है या फिर कुछ और? छोटी सी रिपोर्ट। महाराष्ट्र की जनता भी चाहती है, लाखों शिवसैनिक चाहते हैं, हम सब लोग चाहते हैं कि आने वाली नई सरकार का नेतृत्व उद्धव ठाकरे साहब अगर करे तो महाराष्ट्र देश में सबसे आगे जाएगा। संजय राउत के बयान से ये साफ हो गया है कि शिवसेना उद्धव को सीएम उम्मीदवार के रूप में प्रोजेक्ट करेगी। इस मुद्दे पर शिवसेना के दूसरे नेता भी संजय राउत के सुर में सुर मिला रहे हैं। उसमें उद्धव जी ठाकरे नेतृत्व करे, इसके लिए हम पूरे शिवसेना के जो लोग हैं वो जनता के साथ में और महायुति के जो हमारे नेता है, कार्यकर्ता है, उनके साथ में जनता का विश्वास जीतने के लिए कोशिश कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव में मिली जबरदस्त सफलता से उद्धव उत्साह से लबरेज हैं। रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं और सांसदों की रैली में उद्धव ने विधानसभा चुनाव के लिए हुंकार भरी। लोकसभा चुनाव में मिली जीत के लिए उन्होंने बाला साहब ठाकरे के आशीर्वाद और शिव सैनिकों के बलिदान का जिक्र किया, लेकिन एक बार भी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं लिया। दिल्ली तर जिंकलेलीच आहे, पण मी त्यांना वचन देतो आहे तुमच्या सगळ्यांच्या वतीने आणि साक्षीने की तुमच्या आशीर्वादाची ताकद मी दुनियेला दाखवून दिल्याशिवाय राहणार नाही। आणि तुम्ही जे आशीर्वाद आमच्या मागे उभे केलेले आहेत, जशी आम्ही दिल्ली जिंकली तसाच महाराष्ट्र जिंकून संपूर्ण देशामध्ये आपला महाराष्ट्र नंबर 1 चं राज्य केल्याशिवाय आम्ही राहणार नाही। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। शिवसेना की तरफ से तो फैसला ले लिया गया है, लेकिन अहम सवाल बीजेपी का है। दिल्ली की सत्ता पर काबिज बीजेपी क्या शिवसेना को बिग ब्रदर की भूमिका निभाने देगी? चीफ मिनिस्टर के सवाल पर पार्टी के मुखपत्र सामना में उद्धव ने बीजेपी पर तंज भी कसा है। उद्धव ने कहा है कि राज्य में कौन मुख्यमंत्री बनेगा, अब ये खेल शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री बनने के लिए कई लोगों ने कमर कसी है। इस मुद्दे पर बीजेपी में चिंतन बैठक भी हो चुकी है। बीजेपी नेताओं ने राज्य में सीएम की कुर्सी पाने के लिए उधार और ब्याज का धंधा शुरू कर दिया है। जाहिर है, चीफ मिनिस्टर के मुद्दे पर बीजेपी शिवसेना में अभी से तल्खी देखी जाने लगी है। टीम न्यूज नेशन। तो जाहिर सी बात है, राजनीति एक अलग दिशा में जाती हुई दिखाई दे रही है। शिवसेना अभी से ही भारतीय जनता पार्टी के, खास करके अगर महाराष्ट्र के संदर्भ में देखें तो भारतीय जनता पार्टी को धीरे धीरे कचोटती जा रही है कि भाई आप हमारे क्लेम को नहीं छोड़ सकते। दूसरी तरफ राज ठाकरे एक अलग राजनीति करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है प्रेम शुक्ला जी शिवसेना से, मनोज चौहान साहब एमएनएस से हमारे साथ मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी से भूपेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। चर्चा करें इससे पहले आइए जरा आपको एक छोटी रिपोर्ट दिखाएं किस तरीके से राज ठाकरे ने दरअसल इस पूरे राजनीति के नए आयाम को सामने पेश किया। सबसे पहले उनके जरिए ही ये बात सामने आई कि अगर मौका मिला तो एमएनएस अगर सत्ता में आती है, ऐसे में राज ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन सकते हैं। और जैसे ही ये बात सामने आई, एक अलग तरीके की हवा बहती हुई दिखाई दी। शायद उसी के बाद उद्धव ठाकरे ने भी ये बातें सामने रखी और शिवसेना ने भी अपने मन को सामने रखा स्पष्ट तौर पर। क्या वाकई में एमएनएस के लिए ये करो या मरो की लड़ाई है? क्योंकि जिस तरीके का प्रदर्शन अगर हम लोकसभा में देखें तो वाकई में निराशाजनक था। ऐसे में राज ठाकरे क्या इसी के जरिए अपनी राजनीति को जिंदा रखना चाहते हैं? एक छोटी रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा करते हैं। देश की राजनीति में कदम रखने का सपना टूटने के बाद अब राज ठाकरे महाराष्ट्र के सिंहासन का सपना देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव में एमएनएस को करारी हार मिली थी, जिसके बाद से राज खामोश थे। अब राज ठाकरे महाराष्ट्र के सीएम बनने का सपना संजो रहे हैं। पण या सगळ्या गोष्टींचं मी एकूण नीट विचार करता मी अशा निर्णयावरती आलेलो आहे, जी गोष्ट ज्याच्यासाठी म्हणून मी आज आपल्याला इथे बोलवलं, खास करून बोलवलं, की येणाऱ्या विधानसभेला राज ठाकरे स्वतः निवडणुकीला उभा राहणार आहे। राज ठाकरे फिर से एक्शन मोड में हैं और सीएम कार्ड खेलकर अपना अस्तित्व ढूंढने में जुटे हैं। मला आपल्याला सगळ्यांना एकच गोष्ट सांगायची आहे की मराठी अस्मिता की बात करने वाले राज ठाकरे के इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र की सियासी हलचल तेज हो गई है।
महाराष्ट्र में कांग्रेस एनसीपी और शिवसेना बीजेपी गठबंधन में टक्कर है। अब राज ठाकरे का महाराष्ट्र की कुर्सी के लिए मैदान में आना लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहा है। ठाकरे परिवार से कोई आदमी ने ऐलान किया है कि मैं इलेक्शन लड़के मुख्यमंत्री बनना चाहता हूं, तो इससे बड़ी और क्या खुशी की बात है। इससे महाराष्ट्र में बड़ा हमारा कार्यकर्ताओं में भी उत्साह आया है और लोगों में भी उत्साह आया है। राज ठाकरे के इस ऐलान के बाद महाराष्ट्र की सियासी पार्टियां रणनीति बनाने में जुट गई हैं। मैंडेट तो दिया ही ना जनता ने महाराष्ट्र में, और क्या नया मैंडेट आने वाला है। जो मैंडेट लोकसभा में आया है वही मैंडेट विधानसभा में आएगा। जाहिर है लोकसभा चुनावों में करारी हार के बाद राज ठाकरे का ये नया सियासी दांव है। अब देखना है कि खुद को प्रोजेक्ट कर राज ठाकरे विधानसभा चुनावों में क्या कमाल कर पाते हैं। वैसे तो राज ठाकरे ने राजनीति में बड़ी जल्दी कदम रखा। अपने चाचा यानी बाल ठाकरे के साथ वो बचपन से रहे और राजनीति सीखते रहे, लेकिन अब ऐसा मोड़ आया है कि उनको चुनावी रण में उतरने पर मजबूर किया है। कुल मिलाकर इस राजनीति में अब वो कितने कामयाब होते हैं ये देखना होगा। वीडियो जर्नलिस्ट संदीप के साथ रफीक मुल्ला, न्यूज नेशन, मुंबई। प्रेम शुक्ला जी और मनोज चौहान जी, आप दोनों के लिए एक समान सवाल, शुरुआत इसी से करते हैं। एक जमाने में बाला साहब कहा करते थे, मैं रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाता हूं, और किसी को यकीन नहीं होता था कि ठाकरे परिवार का कोई सदस्य सक्रिय तौर पर किसी कुर्सी पर बैठेगा। लेकिन चौहान साहब, पहला सवाल इसी संदर्भ में आपसे पूछ रहा हूं, क्या राज ठाकरे जी को अब लग रहा है कि ये अब की बार नहीं तो फिर कभी नहीं? वरना ऐसी बात तो करते नहीं। नहीं, ऐसा तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन फिर भी उस वक्त का बाला साहब ठाकरे का जो काल पर्व जो था वो एक अलग इसका ये था। उनको ये कहना रिमोट कंट्रोल मैं खुद बाहर रह के सत्ता संभालूंगा, वो उस तरह का जो राजकारण था वो उस वक्त अलग था। लेकिन अभी का अगर हम लोग पॉलिटिक्स देखा जाए तो इस तरह का पॉलिटिक्स नहीं है। अभी अगर मुझे महाराष्ट्र एक अच्छे आयाम पे लेके जाना है तो मुझे खुद वहां पे एमएलए की इलेक्शन लड़नी है, मुझे खुद अंदर जाना है विधानसभा में, और मेरे प्रश्न मान के ये चुनाव में रख के मुझे महाराष्ट्र किस तरह का चाहिए ये दिखाना। अब का ये कैडर है, आपका जो ये इलेक्शन कहीं असुरक्षा का भाव तो नहीं है, कहीं ये इनसिक्योरिटी तो नहीं है कि अगर इस बार विधानसभा के चुनाव में अगर नतीजे अच्छे नहीं आए तो फिर वहां की राजनीति में अस्तित्व खत्म हो जाए? जी नहीं, महाराष्ट्र की जनता ने अगर राज्य का आपने भाषण सुना होगा तो पूरे महाराष्ट्र की जनता ने इसका समर्थन किया है। और राज ठाकरे जी का जो मतलब एक विजन वाला नेता महाराष्ट्र के विधानसभा में होना एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। इम्पोर्टेंट तो है, लेकिन महाराष्ट्र में जिस तरीके से वो खुद सामने आ गए, बहुत सारे सवाल खड़े कर रहा है। प्रेम शुक्ला जी, शिवसेना भी इसी तरीके से बात मानती रही, लेकिन जिस तरीके प्रेम शुक्ला जी से सवाल पूछ रहा हूं मैं, प्रेम शुक्ला जी, लेकिन जिस तरीके से अब आप उद्धव ठाकरे को आगे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, क्या आप लोग को लग रहा है कि वाकई में थ्रेट है? क्योंकि राज ठाकरे अगर मैदान में आ गए हैं तो मुकाबले में आपको भी खड़ा होना पड़ेगा। देखिए, हम राज ठाकरे मैदान में आ गए इसलिए जो है शिवसेना आदरणीय उद्धव ठाकरे जी का नाम पेश कर रही है। ये सिर्फ एक कयास हो सकता है, लेकिन इसके पहले ही हम लोग 2005 में देखा था कि जब नारायण राणे पार्टी छोड़कर भागे जा रहे थे तो आरोप यही लगा रहे थे कि उद्धव ठाकरे सीएम बनना चाहते हैं। राज ठाकरे जी ने भी कई बार बातें कही हैं कि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनना चाह रहे थे, और शिवसेना के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो बारंबार उद्धव ठाकरे जी को पिछले 5 वर्षों में ये उनसे कहते रहे हैं कि आप जो है स्वयं मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालें। उन्होंने अभी तक इसको स्वीकारा नहीं है। और जहां तक रही शिवसेना प्रमुख की विरासत की बात, मैंने स्वयं शिवसेना प्रमुख से प्रश्न 2008 में पूछा था कि आपने कभी कोई सत्ता का पद नहीं लिया, कभी कोई चुनाव नहीं लड़ा, क्या आपकी आने वाली पीढ़ी यानी आपके उद्धव ठाकरे जी चुनाव लड़ेंगे या पद संभालेंगे कि नहीं संभालेंगे? तो शिवसेना प्रमुख ने साफ कहा था कि मैं मेरा निर्णय ले सकता हूं, मैं मेरा निर्णय दूसरों पर लादता नहीं, मैंने मेरा निर्णय लिया, ये निर्णय आगे आने वाली पीढ़ी को, उद्धव ठाकरे जी को, शिवसेना नेताओं को और शिवसैनिकों को करना है। मैं अगर तो मुझे लगता है कि ये फैसला जो है किसी भी तरह से राज ठाकरे जी के फैसले से प्रभावित नहीं है। नहीं तो अगर ऐसा है तो पहले बात ये सामने क्यों नहीं आई? पहली बात। और दूसरी बात, आपको क्या लगता है राज ठाकरे ने आई ना सामने अभी? अच्छा सुनिए, नहीं आपके सामने नहीं आई होगी, आपकी जानकारी के लिए बता दें। 4 दिन पहले उद्धव जी ने एक पत्रकार सम्मेलन में प्रश्न पूछा कि आप क्या मुख्यमंत्री बनेंगे,
तो उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे पदाधिकारियों का दबाव है मुझ पर, अभी मैंने फैसला नहीं लिया है। दबाव होना और ये राज ठाकरे जी के भाषण के 3 दिन पहले की बात बता रहा हूँ। नहीं, अच्छा एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, तो क्या आपको लगता है वही बात की जा रही है, क्या हुआ? प्रेम शुक्ला जी, तो क्या ये माना जाए कि राज ठाकरे जी ने अपने आप को जिस तरीके से उम्मीदवार के तौर पर पेश कर दिया है, उसको आप क्या देखते हैं? क्या एमएनएस अपने अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रही है? देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का 2009 के लोकसभा चुनाव, 2009 के विधानसभा चुनाव, 2012 के नगर पालिका चुनाव और 2014 के लोकसभा चुनाव, लगातार वोट घटता चला गया है। ये सामने चुनाव परिणामों का जो मूल्यांकन है वो दिख रहा है। अब राज ठाकरे जी को अपनी पार्टी में नई चेतना भरने के लिए क्या कदम उठाने हैं, ये उनका लोकतांत्रिक अधिकार है। 2014 की निवडणूक नहीं, 2014 का चुनाव ये सिर्फ नरेंद्र मोदी जी के लिए था, किसी पार्टी का चुनाव नहीं था ये। चलिए, अब जैसे कि शिवसेना प्रमुख को श्रद्धांजलि किसी ने नहीं दी, मराठी मानुस को शिवसेना प्रमुख को श्रद्धांजलि देने की आवश्यकता था। आप ये कहना चाह रहे हैं आप दोनों के बीच में नहीं था, आप दोनों के बीच में जरा भूपेन्द्र जी को ले आता हूं। प्रभाव नहीं था, आप कहना चाह रहे हैं। भूपेन्द्र जी, भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े और कद्दावर नेता अगर महाराष्ट्र में आज है गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने साफ तौर पर कहा जो मैंडेट मिला है वही मिलेगा, यानी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर महाराष्ट्र में उभरी है, कुछ वैसा ही होता दिखाई देगा। उद्धव जी के मुख्यमंत्री पद के दावेदारी के साथ आप लोग क्या कहेंगे? उनके साथ है, उनके पीछे चलेंगे, या फिर आपका अपना खुद का उम्मीदवार होगा? शिवसेना और भाजपा ने मिलकर के चुनाव लड़ा है जी, और गोपीनाथ मुंडे जी ने अभी कहा है कि हमने मिलकर के सफलता प्राप्त करी है जी। शिवसेना के प्रमुख ने भी कहा है कि अभी हमने दिल्ली जीती है और हम महाराष्ट्र जीतेंगे। तो ये मिलकर के साथ साथ चलने का जो हमारा काम है, ये एक पुराना और मजबूत गठबंधन है और ये साथ चल रहा है। तो ऐसे में राज ठाकरे जी के साथ नितिन गडकरी जी की मुलाकातें बहुत होती रही थी। अब राज ठाकरे जी खुद मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं। अब आप लोग क्या कहेंगे? उनसे सीधे मुकाबला करेंगे? नहीं, हमारा गठबंधन है, हमने गठबंधन में लोकसभा का चुनाव लड़ा है, आशातीत सफलता प्राप्त करी और हमारा गठबंधन मजबूती से काम कर रहा है। नहीं, तो ऐसे में भूपेन्द्र जी, राज ठाकरे जी की उम्मीदवारी को आप किस नजरिए से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि एमएनएस के लिए ये सबसे बड़ा दाव है? आप इसे कैसे देखते हैं? भारतीय जनता पार्टी इसे कैसे देखती है? उनकी पार्टी है जी, भारतीय जनता पार्टी का शिवसेना के साथ गठबंधन है, रहेगा और अच्छी तरह चल रहा है। नहीं तो आप देखिए ना, राज ठाकरे जी सीधे कह रहे हैं कि अगर आपने मुझे मैंडेट दिया तो मैं मुख्यमंत्री बन सकता हूं महाराष्ट्र का। आप इस पर विपक्ष में है ना, आप तो विपक्षी हैं, आपकी विपक्ष है वो, तो आप इसे कैसे देखते हैं? क्या आप इसे किस नजरिए से देखते हैं? इस पर टिप्पणी तो कीजिए। जनता इस समय सुशासन चाहती है और निश्चित रूप से जो मैंडेट आया है वो एनडीए के पक्ष में आया है और आने वाले समय में भी जनता एनडीए के पक्ष में ही अपना मैंडेट देने वाली है। तो ऐसे में मनोज जी, शिवसेना और बीजेपी तो एक साथ हैं, आप उम्मीदवारी की बात कर रहे हैं, तो इसे किस नजरिए से देखा जाए? और खासकर तब जी मैं आपको इसी लोकसभा का उदाहरण दूंगा। मैं आपको इसी लोकसभा का उदाहरण दूंगा। महाराष्ट्र में, विदर्भ में एक चुनाव हुआ था, एक ही दिन में एमएलए का भी चुनाव हुआ था और उसी दिन में लोकसभा का एमपी का भी इलेक्शन हुआ था जी। 16 तारीख को जब रिजल्ट आए तो वहां पे उस विदर्भ में वहां पे चुन के आए बीजेपी के कैंडिडेट आ गए और एमएलए के लिए वहां पे कांग्रेस को चुना गया लोगों ने। इसका मतलब लोगों ने ये ठान ली थी कि नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री का कैंडिडेट चुन के अपने को लेके आना है और विधानसभा या लोकल एमएलए इलेक्शन में हमें इस तरह का गठबंधन वगैरह या सेना बीजेपी का गठबंधन वो लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। ये अभी की इलेक्शन में महाराष्ट्र में ऐसा हुआ है। नहीं तो अगर इसका मतलब जो रिजल्ट लोकसभा में आए हैं, नहीं आप जीतते तो फिर भी बात होती। आप तो कांग्रेस की जीत को दिखाकर ये साबित करना चाहते हैं कि भाई ये मोदी वेव था, यहाँ पे बिल्कुल अलग होने वाला है। लेकिन सवाल तो आज भी वही है, सर हम लोग लड़े, आपकी राजनीति कहाँ है? फिर भी हम लोग लड़े, राजनीतिक अस्तित्व कहाँ पर है? मैं आपको बता रहा हूँ, वो ये चुनाव नरेंद्र मोदी जी का था। ये चुनाव किसी पार्टी का गठबंधन या उनका पार्टी चुन के आ गई इस तरह का नहीं था। सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को पीएम बनाना, इसका ये चुनाव था। प्रेम शुक्ला जी, इसके किसी पार्टी ने इसका क्रेडिट लेना बहुत ही गलत होगा कि लोगों ने चुना था नरेंद्र मोदी जी को। आपकी जीत को एमएनएस सिरे से खारिज कर रही है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने
नहीं, ठीक है, उनकी अपनी राय है। नरेंद्र मोदी जी स्वयं अपनी जीत को भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के कार्यकर्ताओं को जो है समर्पित करते हैं। अब इनका अपना विश्लेषण है, ये कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी जो है ये उनका लोगों से बारंबार कहा कि हमको वोट दे दो, मोदी के नाम पे दे दो, मोदी के नाम पे दे दो बाबा, लेकिन लोग हैं। अब इनका अपना विश्लेषण है, ये कर सकते हैं, लेकिन इन्होंने भी जो है ये उनका लोगों से बारंबार कहा कि हमको वोट दे दो, मोदी के नाम पे दे दो, मोदी के नाम पे दे दो बाबा, लेकिन लोगों ने कहा कि आप तो कांग्रेस के नाम पे काट रहे हो साहब। तो कांग्रेस के नाम पर जो कांग्रेस का हित जिसने 5 वर्षों तक साधा हो विधानसभा में बैठकर, क्या जनता राष्ट्र में अगर मोदी को देगी तो महाराष्ट्र में मोदी के चाहने वालों को नहीं देगी? मोदी के साथ जो लोग हैं राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में, जिन्होंने केंद्र में उनको बैठाया, महाराष्ट्र में भी उनको हाथ में देंगे तो बेहतर सरकार चलेगी। कई गंभीर हर कोई जानता है। मनोज जी, कई गंभीर आरोप आपके ऊपर। तो अभी महाराष्ट्र में जो काम हुआ, इन्होंने कुछ काम नहीं किया। महाराष्ट्र की विधानसभा में ये चुनाव उसी लोकसभा के तंत्र से जीत के आएंगे। हम लोगों ने महाराष्ट्र में क्या किया है, क्या युति ने किया है, वो इनका मतलब वापिस वो मोदी फैक्ट्री चलने वाला है, ये शुक्ला जी का कहना है। तो जाहिर सी बात है, वो ये कह रहे हैं कि अगर मोदी फैक्टर उस समय चला तो फिर चलेगा। राज ठाकरे जी के भाषण में, राज ठाकरे जी का भाषण जो है, राज ठाकरे जी का सोमैया मैदान का जो भाषण है, वो नासिक का भी हिसाब नहीं देना चाहते। कोई नासिक का हिसाब मांगेगा उसको भी डांटेंगे। तो जहां इनके महापौर हैं वहां का हिसाब नहीं देना चाहते शुक्ला जी, और सबसे हिसाब मांगना चाहते हैं। आपकी सत्ता नासिक में थी, केजरीवाल वाला रोक क्यों लगे? 30 साल आपकी सत्ता। देखिए, प्रधानमंत्री बनने का सपना केजरीवाल देख सकते हैं, तो मुख्यमंत्री बनने का सपना राज ठाकरे को देखने पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। बहुत बड़ी टिप्पणी मनोज जी। मैं वही बोल रहा हूं कि 30 साल इन्हीं की सरकार थी नासिक में, तभी किसी ने सवाल नहीं उठाया क्या किया नासिक में। 2 साल हुआ है अभी मनसे ने आप ही ने उठाए, जनता ने इसलिए तो आपको दिया। 600 करोड़ का कर्जा था और नासिक महानगर पालिका आदरणीय राज ठाकरे जी को ही दी गई थी। कर्जा महानगर पालिका बनने के बाद शिवसेना में जितने दिन थे नासिक का ही चार्ज था साहब। गलत है। 600 करोड़ का डेफिसिट था। मनोज जी, नासिक महानगर पालिका का चार्ज राज ठाकरे जी करके बता देना। नासिक छोड़िए, जरा ये बताइए, ये जो अभी टिप्पणी आई है प्रेम जी की, इसी पर जरा थोड़ी चर्चा करते हैं। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं तो राज ठाकरे क्यों नहीं? सपने देखने में कोई हर्ज नहीं है। मुंगेरी लाल के सपने मेरे ख्याल से राज ठाकरे साहब ने सोमैया ग्राउंड में राज ठाकरे साहब ने सोमैया ग्राउंड में इतना ही कहा है कि मैं चुनाव लड़ना चाहूंगा और अगर जनता ने मुझ पर विश्वास रखा तो महाराष्ट्र का नेतृत्व भी मैं करूंगा। देखो, क्लियर कट उनका स्पीच सुनो। अगर जनता ने मुझे विश्वास रखा, जनता ने मुझे अभी इलेक्शन लड़ना है, ये इंपॉर्टेंट उन्होंने कहा है। तो उन्होंने ऐसा तो नहीं कहा कि मुझे सीएम बनाओ, मुझे सीएम बनना है। नहीं, इस तरह का स्पीच नहीं था। नहीं, सुनिए, उन्होंने अपनी स्पीच में साफ तौर पर कहा, हमने अभी दिखाया भी है। आप कहेंगे तो मैं प्रोड्यूसर से कहूंगा दोबारा उसको आपको दिखा देते हैं। उन्होंने अपनी स्पीच में साफ तौर पर कहा कि अगर जनता भरोसा देती है महाराष्ट्र को नए तरीके से पेश करने के लिए, मैं मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूं, मुख्यमंत्री बनने को तैयार हूं। इस शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है। इस तरह की भाषा राज ठाकरे आमतौर पर नहीं बोलते। अगर जनता ने विश्वास दिया तो जाहिर सी बात है, अब इससे ज्यादा और क्या बोलेंगे कि मुझे अभी बना दो? इससे ज्यादा तो कोई नहीं कह सकता। इसका मतलब जाहिर सी बात है कुछ न कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ न कुछ तो डर है। प्रेम जी, क्या मैं गलत कह रहा हूं? नहीं, किस बात का डर? प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी इस वक्त हमारे साथ नहीं, उनसे दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। मनोज जी, डर इस बारे में माना जा रहा है। देखिए, राजनीतिक विश्लेषक जो है वो ये मान रहे हैं कि जिस तरीके का प्रदर्शन लोकसभा चुनाव में लगातार देखने को मिला, यहां तक कि असेंबली इलेक्शन में भी पिछले बार मिला था, उसकी वजह से स्थिति है। प्रेम शुक्ला जी, अभी सवाल मैं आपसे यही पूछ रहा था, क्या आपको लगता है कि एमएनएस में डर है? जी, देखिए, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के पराजय के बाद निराशा बहुत स्वाभाविक है। और जब आपका खाता नहीं खुला हो तो निराशा भी। उनकी 4 सीटें आई है केजरीवाल जी की, उनकी पार्टी में भगदड़ मची हुई है। तो यहाँ पर अभी जब खाता नहीं खुला है, आपने संकल्प लिया था कि शिवसेना के लोगों को हरा देंगे, वो संकल्प पूर्ति नहीं हुई है, तो निराशा बहुत स्वाभाविक है। मैं प्रेम शुक्ला जी से एक बात कहना चाहता हूँ। आप जो है जबरदस्त शुक्ला जी से एक बात कहना चाहता हूँ, उनकी मजबूरी हो सकती है। इस महाराष्ट्र में
इस महाराष्ट्र में दो ही आदमी ऐसे हैं, दो ही आदमी, आज तो हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब जी नहीं है यहाँ पे, लेकिन दो ही आदमी हैं जिनको ये पता चलना चाहिए कि राज ठाकरे साहब क्या कर रहे हैं, जिन्होंने खुद की पार्टी बनाई, एक तो बाला साहब ठाकरे और दूसरे शरद पवार। तो उन दोनों को ये मालूम है कि ये प्रोसेस में नई पार्टी बनाते वक्त राज ठाकरे किस मोड़ पे जा रहे हैं। इसके लिए प्रेम शुक्ला जी या तो किसी भी अन्य पार्टी के किसी नेता ने ये बोलना ही गलत है, क्योंकि उन्होंने कभी पार्टी निकाली नहीं है। तो वी आर अंडर प्रोसेस। 7 साल में हम लोग कहां से कहां तक पहुंच गए। हम लोग कम से कम नरेंद्र मोदी जी की इतनी जो विश्लेषण का अधिकार तो दे दीजिए भाई, पत्रकार बोल रहे हैं यहाँ पे, लेकिन विश्लेषण के अधिकार से वंचित मत कीजिए। फिर भी हम लोग लड़े, ये पार्टी है, विश्लेषण के अधिकार से वंचित मत कीजिए। चुनाव में भूपेन जी और 1 लाख के ऊपर लोगों ने हिंदू हृदय सम्राट का भी विश्लेषण आपके नेता ने कर दिया था, कह दिया था कि मराठियों से अन्याय हो रहा है। शुक्ला जी या किसी और पार्टी का ये बता नहीं सकते हमें कि आपके नेता ने शिवसेना प्रमुख के बल पर भी एक मिनट प्रेम शुक्ला जी जरा भारतीय जनता पार्टी की आवाज भी सुन लीजिए, क्योंकि उन्होंने भूपेन जी अभी जो टिप्पणी की प्रेम शुक्ला जी ने, मैं उस पर आपकी एक छोटी सी टिप्पणी चाहता हूं। केजरीवाल भी प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, राज ठाकरे भी मुख्यमंत्री बन सकते हैं, सपना देख सकते हैं, आपकी क्या टिप्पणी इस पर? सपना तो कोई भी देख सकता है, सपना देखने को किसी को मना नहीं है जी। लेकिन मैं ये जो सुन रहा था जी कि देश में अब मोदी फैक्टर भी नहीं, अब मोदी मंत्र चलने वाला है और इसलिए आने वाला समय मोदी जी के नेतृत्व में देश के सुशासन का है और उसी के अनुरूप जनता भी अपना विश्वास और समर्थन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए और भारतीय जनता पार्टी को देने वाली है। मनोज जी, दोनों सहयोगी बिल्कुल आपके खिलाफ हैं भाई साहब, बड़ी दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो नहीं, ये उनकी पार्टी का रवैया, उनको अगर उनकी पार्टी का बहुत कॉन्फिडेंस है तो ऐसा ही हो सकता है, लेकिन हमें हमारा भी पार्टी का कुछ कॉन्फिडेंस है जी। एक जुलाई के एंड में जिस तरह से अभी महाराष्ट्र की ब्लूप्रिंट आ जाएगी, ये पिछले 5 साल से वही हो रहा है कि राज्य की ब्लूप्रिंट कहाँ है, ब्लूप्रिंट कहाँ है। 60 साल का जो पूरा यहाँ पे जो किया हुआ ये था, तो किस तरह का महाराष्ट्र सही है, ये विजन का नेता महाराष्ट्र में सिर्फ राज ठाकरे। तो आपके हिसाब से उद्धव ठाकरे वजह से अच्छा जुलाई के एंड तक। अच्छा मनोज जी, तो आपके कहने का अर्थ ये निकलता है कि उद्धव ठाकरे जी के पास कोई विजन नहीं है। प्रेम शुक्ला जी, था ना उनके हाथ में तो सत्ता थी, उनके हाथ में उनके एमएलए थे, दोनों युति के। ये 5 साल में विरोधी पक्ष नेता ने भी क्या काम किया है वो भी उनसे पूछ ले। प्रेम शुक्ला जी, किस तरह का विरोधी पक्ष नेता ने रवैया रखा है। प्रेम शुक्ला जी, क्या आपको लगता है, देख चुका हूँ, कम से कम जो है सौदागरी नहीं की है, कांग्रेस के आपने एमएलए को बेचा नहीं है, कांग्रेस के एमएलए नहीं बेचे हैं, ये तो आप इतना किया है। यू हैव टू जरा हर्षवर्धन यादव से पूछ लीजिए, वो बताएंगे क्या किया है। या दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव इट ना। नहीं प्रूव करेंगे ना, हमको मैंडेट उसी पे मिलेगा। विरोध जरूर प्रूव करेंगे, तो विरोध में हमको मैंडेट उसी पे मिलेगा। हम जानते हैं, कोई पेपर में पढ़ लिया और आपने बता दिया। जानते हैं राम कदम जी ने क्या किया है, वो भी लोग जानते हैं ना। आपके जो एमएलए हैं, सिर्फ आपके एमएलए जो हैं, दो ही महाराष्ट्र के दिग्गज है, अखबार भरे मालूम है कि और हमारे एमएलए ने क्या किया है वो भी लोगों को पता है। किसानों के लिए कौन लड़ा, किसी का किसानों के लिए कौन लड़ा, नहीं है मुंबई के लिए कौन लड़ा, ठाणे के लिए कौन लड़ा। बाला साहब की मेहनत से आपकी पार्टी खड़ी है, और जो बाला जी के मेहनत पे आपकी पार्टी खड़ी है, तो इसके लिए प्रोसेस किस तरह के पार्टी चलाते हैं निश्चित रूप की पुण्याई है। लेकिन बाला साहब को जिन लोगों ने खंजर घोंप कर भाग गए, उन्हीं दोनों को कैसे खड़े रहेंगे, दोनों को मालूम है। इसके लिए तो मैं कह रहा हूँ ना, जिनको मैं आप सबसे क्षमा चाहूंगा, प्रेम शुक्ला जी और मनोज जी, प्रेम शुक्ला जी और मनोज जी, का दर्प हो गया था। मैं आप सबों से क्षमा चाहूंगा, बड़ा खिलाने का दर्प हो गया तो उनको मराठी जनता ने समझ। आप सबों से क्षमा चाहूंगा, हमें इस चर्चा को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। लेकिन एक बात तो तय है, महाराष्ट्र की राजनीति जरा रोचक होती दिखाई दे रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जब आमने सामने हो तो टकरार और तलवार कहीं पीछे नहीं। वापस आते हैं और खबरों के साथ। बहुत धन्यवाद इस चर्चा में आप सबों का शामिल होने के लिए।